नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह अपन आपके आरबीएससी की कक्षा 10 का पहला चैप्टर पूरा करने वाले हैं और मुझे खुद अनुमान नहीं था कि इसे पूरा होने में 18 से 20 क्लासें लगेगी, क्योंकि ये चैप्टर खुद अपने आप में आधी किताब है। और आधी किताब क्या है, पूरा ही राजस्थान का इतिहास है। तो एक तरीके से इस चैप्टर के माध्यम से अपन ने राजस्थान का इतिहास तकरीबन तकरीबन पूरा पढ़ लिया है। वैसे मैं कई बार राजस्थान का इतिहास आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन आरबीएससी पढ़ाने की जो मेरी दिल की इच्छा थी कि आरबीएससी, मुझे कुछ बच्चों के लिए ये विद्यालय पुस्तकों का जो भय है उसको खत्म करना है, इसको पढ़ाना है, तो वो वाली इच्छा इसके जरिए पूरी हो रही है। पहले भी मैंने आरबीएससी का बैच लिया है, लेकिन छठी सातवीं आठवीं तक ही किताब में पढ़ा पाया था। लेकिन इस बार निश्चय करके ये बैच शुरू किया अपन ने कि अपन पूरा बैच पढ़ेंगे, यानी पहले कक्षा 10 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रश्न कक्षा 10 से बन रहे हैं। फिर कक्षा 9 वाली किताब को पढ़ेंगे, फिर 8, 7 और 6 इस क्रम में अपन चलने वाले हैं। 2 से 3 महीने तकरीबन आप लोग मान के चलें कि ये बैच चलेगा। सारी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिसमें भी राजस्थान जीके पूछा जाता है, भाई साहब आपको आरबीएससी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जाती है। और अब मैं आरबीएससी पुस्तकें की पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ये यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आप ये चीज देख लो, आरबीएससी में जो अधूरापन है उसको भी पूरा करेंगे, उसके बाहर से भी जो सवाल बनते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज टावरों पे का देखो, अन्य शासक सारा का सारा पढ़ना। अन्य शासक में एक तो अपने आ जाएंगे जाट वंश, ठीक है, भरतपुर के और धौलपुर के जाट आ जाते हैं। करौली के यादव आ जाएंगे, करौली के यादव आ गए। एक परमार वंश अपन पढ़ने वाले हैं और एक भाटी वंश, ठीक है, भाटी वंश। अब ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ही चलूंगा मैं, इसमें ज्यादा आप लोगों को इसमें और एक्स्ट्रा डिटेल बहुत अधिक नहीं बताने वाला हूं। कारण यह है कि छोटे छोटे से दे रखे हैं आपके आरबीएससी के अंदर, 2 पेज के अंदर ये सारा का सारा मैटर दे रखा है, तो इसको बढ़िया नोट्स पेकिंग तरीके से अपन पढ़ लेंगे और तकरीबन इनमें से प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो आरबीएससी में दे रखा है तकरीबन वहीं से बनते हैं प्रश्न। और जो इनके अलावा बनते हैं, तो मान लीजिए वो दुर्गों में कहीं ना कहीं कवर होते हैं, या फिर कला संस्कृति के अंदर कहीं ना कहीं कवर होते हैं, या कहीं ना कहीं लिंकिंग टॉपिक में अपन को पढ़ने को मिल जाते हैं। तो उसकी चिंता मत करना कि गुरुजी इनकी पूरी वंशावली कहाँ है, हमें वो करना है, ये करना है। आप एक बार शांति से इस बैच के अंदर जो क्लासेस चल रही है उसे पूरी हो जाने दो, फिर आप लोगों के जो बचेगा आप लोग आदेश कर देना कि हाँ गुरुजी हमें ये भी पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा दूं। ठीक है, मैं बाकी सारों बच्चियों थे क्यों नहीं क्या। अब क्या 3 साढ़े 3 महीने वो बैच चालियो ना पर बिंग बाद में अगर कोई बच जाए टॉपिक और थान इच्छा वे क्या गुरुजी आ चीज भी पढ़ा दो थे, मैं पढ़ा दूं, बस इंगित है, टेंशन मत करो। तो एक बार जो है अपन चला बढ़िया तरीके से इन्हें पूरा करा, क्योंकि इनमें एक लाइन एक शब्द अपन नहीं छोड़ना है। और यूं प्रश्न बढ़ेला और थे देख रहे हो कि बन भी गया है। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट अपने इन बैचरी अब क्लास है नहीं, अब आए आपने शाम 8 बजे, ठीक है, टाइमिंग चेंज किया गया है। सभी सूचित रहे, टेलीग्राम पे बता दिया था। तो जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनकी चिंता के भंवर बन रहे होंगे कि क्या आज क्लास नहीं आई 12 बजे, क्या सर ने क्लास नहीं ली है, सोमवार है आज, ये है वो है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे आप, शाम 8 बजे से अपने ये क्लास बैच अब चलने वाला है। 8 बजते ही आप लोगों की क्लास प्रीमियर पे चलने लग जाएगी। और ध्यान रखना, कोशिश करें 8 बजते ही देखें। कारण यह है कि यही एक तरीका होता है नियमित रहने का, कि कम से कम इसके प्रति तो नियमित रहे, तो आपके बाकी शेड्यूल में अपने आप नियमितता आने लगेगी। और जो आपके मन में ये धारणा आती है ना कि आज कल और परसों साथ में जो है 3 क्लास में देख लूंगा, 3 के नोट्स बना लूंगा, ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मनाने का एक वो क्या, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, एक जताने का एक साधन है, बाकी कुछ नहीं होना। क्लासें इकट्ठी होती जाएगी, लोग आगे निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये दूसरी कि आपके आरबीएससी की जो पुस्तक है, ठीक है, उसके बारे में आप बहुत सारे, बहुत मैं कह रहा हूं बहुत, मतलब इस पुस्तक के लिए जितने मैसेज और कमेंट हमारे पास में आए हैं उतनी अपने किसी भी पुस्तक के लिए नहीं आए, इतनी डिमांड है इसकी। तो इसका विमोचन जो है, ये ध्यान रखना, अपन अब मंगलवार को करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से बुधवार तक ये किताब आ पाएगी। तो बुधवार अपन, आप बताओ कब करें, इसका टाइमिंग चेंज करके कर लेते हैं। ऐसा करते हैं बुधवार दोपहर 12 बजे, अपने जो आरबीएससी वाला टाइम है ना उस समय कर लेते हैं, जो पहले चलता था दोपहर 12 बजे लाइव कर लेते हैं। ठीक है, और भाई साहब आप लोगों से सभी से निवेदन है, ये लाइव के अंदर माथे गिने जला
कहे ना माथा गिणी जी, तो मैं थारा माथा गिणू सारा का सारा इमे थाने जितो इंतजार है नहीं वो सारो को सारो 12 बजे लाइव आन बतानो है बुधवार ने कि ले गुरुजी मैं आएगा लाइव लाइव हम बताओ थे। मतलब इतनी मेहनत इसके अंदर की गई है कि आपका दिल यदि खुश नहीं होना इस चीज को देख के कि वास्तव में सालों की मेहनत है, ये कोई 2-4 महीने की मेहनत नहीं है, इस पुस्तक के पीछे कम से कम 2 से 3 साल की मेहनत है और बार बार अपडेट की गई। इसको परिस्थितियां ऐसी हुई कि 2 बार तो अपडेट करने के बाद भी निकाल नहीं पाए पुस्तक, और इस बार तो भाई साहब बहुत तगड़ी तैयार हुई है, पूरी रंगीन किताब है अंदर। और इस बार तो आप लोगों के कालक्रम वाले और कुछ पेज ऐसे जोड़े अंदर, तो चलो मैं अभी सरप्राइज इसमें नहीं बताता, अब सरप्राइज इसमें लाइव में बताएंगे आप लोगों के लिए, इसमें बहुत सारे सरप्राइज है। तो ये दोनों अपडेट अपने को ध्यान में रखना। अब अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ, ठीक है। अब कहीं लागी कितना टाइम लियो मैं और चीज बताने में 5 से 6 मिनट, कहीं लागी 5 से 6 मिनट हमारे व्यर्थ हो गए कि कौन रहे होश मत करो, मैं था टाइम बचाने खातिर आयोड़ हूं, ठीक है, बचाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैसलमेर के भाटी। देखो जैसलमेर में जो भाटी है शब्द वो भट्टी शब्द से बना है, एक राजा हुए थे भट्टी और फिर वहां से जो है भाटी शब्द बना है, और भटनेर भी इसी कारण ही वहां पे नाम पड़ा था। तो यहाँ पे यदि अपन देखें उत्पत्ति, देखो राजस्थान के 2 वंश ऐसे हैं जो अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं, एक तो जैसलमेर के भाटी और एक करौली के यादव, एक करौली के यादव, ये ध्यान रखना है। तो देखो इस वंश का संबंध जैसलमेर के भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, इसीलिए करौली के यादव भी खुद को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हम चंद्रवंशी यादवों से संबंधित है, इसलिए श्री कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। मूल पुरुष ये अपना जो है संबंध किससे जोड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। नियमित इतिहास की बात करें तो विजयराज के शासन काल से भाटियों का नियमित इतिहास देखने को मिलता है। विजयराज हुआ एक शासक, फिर उसका पुत्र भोज हुआ, विजयराज का पुत्र भोज हुआ, ये जो है फिर शासक देखने को मिलते हैं। मुख्य शासक इसमें पढ़ने को मिलते हैं जैसे कि राव जैसल, हर्राय, मूलराज, ये लूणकरण, ये पढ़ने को मिलते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो प्रमुख शासक में दे रखा है आपके आरबीएससी में राजा भोज। अब राजा भोज देखो एक मालवा में अलग है, एक मालवा के राजा भोज अलग है, मालवा के राजा भोज ये अलग है, ये भोज परमार थे। ये कौन थे? ये भोज परमार थे। एक आपके गुर्जर प्रतिहार में भी राजा भोज पढ़ने को मिलते हैं, तो ये सभी एक साथ मत कर लेना आप। गुर्जर प्रतिहार में भी भोज पढ़ने को मिलते हैं, जो है मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। और ये जो परमारों के राजा भोज है, इनसे संबंधित कहावत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वहां से प्रचलित है, ये भी ध्यान रखेंगे अपन। अब देखो प्रमुख शासकों के अंदर ये विजयराज के पुत्र हुए और गौरियों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि आपके आरबीसी के अंदर बताया। यहाँ पे प्रारंभ में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते, ये ध्यान रखना है। स्वांगिया माता इनकी जो है कुलदेवी होती है, ये भी ध्यान रखें, स्वांगिया माता, ठीक है, स्वांगिया माता। चलिए ओके, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता है। देखो इनके बाद में आपको ध्यान रखना है रावल जैसल। अच्छा यहाँ के जो शासक है ना, जैसलमेर के शासक अपने नाम के आगे रावल लगाते हैं, क्या ध्यान रखोगे? जैसलमेर के शासक ज्यादातर इनके नाम के आगे क्या लगता है? रावल लगता है। जैसे कि मेवाड़ के शासकों के आगे क्या लगता है? राणा लगता है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा जाओगे तो महारावल लगता है। जयपुर जोधपुर के अंदर राजा महाराजा ये लगता है, तो यहाँ पे जो है रावल लगाते हैं, आगे ध्यान रखना। ये भोज के उत्तराधिकारी हुए हैं और इन्होंने जैसलमेर की नींव रखी है। इन्होंने क्या किया है? जैसलमेर की नींव रखी है, ये ध्यान रखना है आप लोगों के, ठीक है। इन्हीं के नाम से जैसलमेर नाम पड़ा है, ठीक है। हर्राय भाटी के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने अकबर के नागौर दरबार में, जो कब आयोजित हुआ था? 1570 में। अधिकांश यहाँ के राजा जो थे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह के, वो नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे और वहां पे अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के साथ में कईयों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और अकबर ने यह नागौर दरबार जो है राजा बहरमल की सहायता से आयोजित किया था, ठीक है।
उसका मेन मकसद ही यही था कि यहाँ पे जो है राजपूतों का साथ अपने को प्राप्त करना है, तो नागौर दरबार लगाओ, और नागौर के अंदर दरबार लगा के उन्होंने ये चीज की थी, तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ अधीनता स्वीकार कर ली, और अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने वाले शासक कौन थे? राजा हर्राय बाटी, रावल हर्राय बाटी। फिर आपके आरबीसी के अंदर एक शासक दे रखे इनके जवाहर सिंह, ये भाटी वंश के अंतिम शासक हुए हैं, ये दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना ही दिया है, इसका मतलब ये नहीं है। मेन चीज क्या है? जैसलमेर के भाटियों में पढ़ने हैं, जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध है, यानी कि 2 साके तो पूरे हुए और एक साका जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो आधा हुआ है। ठीक है, अब वो 2.5 साके जो पढ़ने हैं अपन को, वो ध्यान रखना है। अब देखो साका क्या होता है, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। साका का मतलब होता है केसरिया, केसरिया प्लस जौहर। अब जो केसरिया में क्या होता है कि पुरुष जितने भी होते हैं, जैसे योद्धा जितने भी है, वो लड़ने जाते हैं दुश्मनों से, और अपने ज्यादातर राजपूतों में युद्ध करने जाते हैं तो क्या केसरिया बाना धारण करके जाते हैं। केसरिया बाना धारण करने मतलब ही वही है कि जान युद्ध भूमि में जाना है, और युद्ध भूमि में जाने का मतलब वो है कि वीर गति में प्राप्त हो सके, तो केसरिया धारण कर लेते। यानी केसरिया की जब घोषणा हो जाती कि केसरिया करना है, यानी कि एक एक आदमी चाहे जितने हैं 8-10 जितने मार सके उनको मारना है, और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाना है, वो केसरिया करना है। और जब योद्धा केसरिया कर लेते थे तो पीछे महिलाएं जो है, वो एक जौहर कुंड होता था, उसके अंदर अग्नि जलाई जाती थी, और उस अग्नि कुंड के अंदर सारी महिलाएं जितनी भी पीछे बचती थी वो अपने आप को समर्पित कर देती थी, यानी कि एक तरीके से अग्निदाह हो जाता था। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए छत्राणियां या जितने भी पीछे रानियां होती थी वो जौहर करती थी। और जब ये दोनों चीज हो जाती थी तब ये क्या कहलाता था? तब ये कहलाता था साका। और जैसलमेर जो है वो अर्ध साके के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे 3 साके पूरे नहीं हुए, 2 तो पूरे हुए और 1 हुआ आधा, इसलिए 2.5 साके के लिए जाना जाता है। और वो 2.5 साके कौन कौन से, किस किस के समय, वो ध्यान रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पढ़ते हैं उसको भी। देखो टावरो, जैसलमेर किले के इतिहास में 2.5 साके बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें से प्रथम जो शाखा है आपके, वो शासक जैसलमेर के जो है मूल राज्य के समय हुआ है। इस समय आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है जैसलमेर पर आक्रमण, तो ये प्रथम शाखा हुआ है। दूसरा शाखा जो है रावल दुदा के समय हुआ है। आक्रमणकारी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, जिसने जैसलमेर पे आक्रमण किया। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्ध शाखा है, ये 1550 ईस्वी के अंदर होता है, और जैसलमेर के शासक लूणकरण के समय होता है। ध्यान रखना, अर्ध शाखा किसके समय हुआ है? लूणकरण के समय। अब देखो, लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी, और इसी अमीर अली ने विश्वासघात किया। इस अमीर अली को शरण दी। एक तो ज्यादातर राजपूतों के अंदर या अपने इतिहास के अंदर ये देखने को मिलता है कि विश्वासघात बहुत ज्यादा देखने को मिला है। यदि ये विश्वासघाती, ये गद्दार नहीं हुए होते ना, तो राजस्थान का इतिहास कुछ अलग होता है। इन गद्दारों की वजह से ही हर जगह देखना कि राजपूतों को या अपने राजाओं को, जिनको भी पराजय का मुंह देखना पड़ा है, वो इन गद्दारों की वजह से। बाकी हमारी स्थापत्य कला इतनी शानदार थी कि मुगल आक्रांता या मुस्लिम आक्रांता या जो भी बाहरी आक्रांता थे, वो उनके द्वार तक नहीं खोल पाते थे, वो उनका बाल बाका तक नहीं कर पाते थे। लेकिन भेदिए भाई साहब, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो भेदिए जहां जहां हुए हैं वहां पे पतन निश्चित है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इन्होंने शरण दी। एक तो विश्वास अपन बहुत करते थे, तो ये क्या है, इन्होंने शरण दी, और जिसको शरण दी उसी ने विश्वासघात किया। अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जितने भी योद्धा और सेनापति और थे, उन्होंने संघर्ष किया और ये युद्ध जीते थे। ये युद्ध जीते थे, केसरिया हुआ था, ये युद्ध जीते थे, लेकिन अंतिम रूप से भाटी विजय रहे, जिसके कारण जौहर नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि पीछे जब जौहर की अग्निकुंड जल रहा था, तब तक ये पता चल गया कि अपन जीत गए हैं। तो केसरिया तो हुआ, लूणकरण तो मारे गए, यहाँ पे केसरिया हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए ये अर्ध साके के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसलमेर के 2.5 साके। अब ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा के, ओके, बहुत शानदार। भरतपुर का जाट राजवंश और इसकी प्रतापी शासक। आज अपने जितने भी जाट बंधु जो है, जितने भाई बहन पढ़ते हैं, उनको मजा आने वाला है, क्योंकि उनमें से क्या है कि एक आगे राजा सूरजमल की एक विशेषता दे रखी है, उसमें आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में क्या बात है। और जाटों के राजा ऐसे हुए कि मुगलों के नाक में दम कर दिया था,
और इनके बारे में तो कहा भी जाता था गोकुला जाट मुगलों का काल, क्या कहते थे, गोकुला जाट मुगलों का काल। अच्छा, राजा राम जाट तो ऐसे हुए कि सिकंदरा के अंदर जो अकबर की समाधि थी, अकबर की जो कब्र थी, उसमें से हड्डियां निकाल के जला दी थी। बताओ, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे जाटों के शासक हुए। तो देखिए, जाट राजवंश के उदय के बारे में ये दे रखा है आरबीएससी के अंदर कि जाट एक कृषक जाति थी। और आने वाले समय में भाई साहब यहां से भी प्रश्न बनेगा। मैं कह रहा हूं ना, कथन कारण वाले सवाल यदि आप लोगों को सही करने, तो आपको एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है। एक एक पंक्ति की और एक एक शब्द की अहमियत है। मेन चीज क्या है, मेन चीज यही चीज सीखनी है। अब देखो, आप लोगों के पास में ज्ञान बहुत है, और क्योंकि ज्ञान देने वाले भी खूब है। अब तो आज से 3 साल पहले देखे तो ज्ञान देने वाले हम जैसे कोई कोई इक्के बिक्के ही थे, हैं, 4-5 लोग थे ढंग के जो कि हाँ वो व्यवस्थित। अब तो थे देखो तो मतलब मन लगा, पढ़ने वाला 4-5 है, ज्ञान देने वाला 50 है, इतने हो गए। अब तो पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए, ये वाली बात चल रही है। लेकिन स्तरीय और ढंग से पढ़ाने वालों की अभी भी वैल्यू है। जिनकी भावनाएं बढ़िया है उनकी वैल्यू हमेशा रहती है, क्योंकि काम की कदर होती है कभी भी, ये चीज है। तो यहाँ पे अपने क्या ध्यान देना है कि ये प्रत्येक चीज को अपन को सीखना है। मेन चीज क्या है, याद करनी है चीजें। और एग्जाम पैटर्न तभी हमें इजी लगने लगेगा जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे कि इनका हल कैसे करना है। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। और अपना जो पात्र है ना, उसको खाली मानना पड़ेगा कि भाई साहब अभी हमारे अंदर सीखने की गुंजाइश है। नहीं तो क्या वही कि जो भी अगर कोई मास्टर है, कोई भी विद्वान साथी कुछ कह रही हो सिखाने खातिर, तो भी ध्यान रखेगा, अरे बहुत हो गया ज्ञान, आगे बढ़, चल चल, बहुत हो गया, आगे बताओ आगे बताओ। तो वो वाली भावना जब अंदर आ गई तो समझ लो हमारे सीखने के सब दरवाजे बंद। और वहीं पे हमारा जो है पठार आ जाता है, यानी कि रुकना पड़ेगा हमें, यहाँ दूसरे आगे निकलेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक उत्थान की बात करें तो इनका राजनीतिक उत्थान या जो जाटों का मतलब अस्तित्व बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे सामने आया, वो औरंगजेब के समय आया है। तो इनका राजनीतिक रूप से उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिला है। पहला विद्रोह जो है 1669 में देखने को मिलता है। मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे गोकुला जाट, गोकुल जाट या गोकुला जाट कहते हैं, इनके नेतृत्व के अंदर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहीं से राजनीतिक अस्तित्व सामने देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। गोकुल को जो है इस संघर्ष में गोकुल जाट को मार दिया गया था। फिर इस संघर्ष का जो विस्तार है, अब देखो गोकुला जाट को मारने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना, एक ब्रज नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया था। और सिनसिन एक स्थान है भरतपुर के अंदर, सिनसिन, और उस क्षेत्र को, ये मेन क्षेत्र रहा है भरतपुर के जाटों से संबंधित। और इसलिए भाई साहब एक प्रश्न बना था कि सिनसिनवार शाखा का संबंध किस वंश से है, सिनसिनवार शाखा का संबंध किस वंश से, ये प्रश्न बना था। जहां पे भी सिनसिनवार लिखा मिल जाए तो ध्यान रखना कि भरतपुर के जाट राजवंश की बात हो रही है। इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे। फिर ब्रज ने जो है ये सिनसिन नाम के यहां से जो है यहां से संघर्ष को आगे बढ़ाया। और फिर बाद में राजा राम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष का विस्तार राजा राम के समय हुआ। गोकुल की मृत्यु के बाद उनके द्वारा शुरू किए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। और नेतृत्व परिवर्तन 1688 में देखने को मिला। राजा राम की मृत्यु के बाद उनके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया है। अब राजा राम के अंदर क्या ध्यान रखोगे, राजा राम के अंदर ध्यान रखना कि अकबर की कब्र से, अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर जला दी थी। फिर क्या किया कि देखो मुगलों का क्या है, कछवाहा राजवंश के साथ में अच्छा संबंध था। तो कछवाहा राजवंश के राम सिंह को ये नेतृत्व दिया कि ये राजा राम और हमें जो है मुगल कहते कि हमें परेशान कर रहे हैं, इनके जो है विद्रोह को दमन करो। तो वहां से जो है राम सिंह ने प्रयास किए पहले, लेकिन राम सिंह की जो है फिर बाद में हो जाती है मृत्यु। तो राम सिंह की मृत्यु होने के बाद में राम सिंह के पुत्र जो हुए बिशन सिंह, उन बिशन सिंह ने जो है यहाँ पे इनके संघर्ष को दबाने का प्रयास किया है। कादिर बख्श हुए जो औरंगजेब के बेटे हुए हैं, उसने भी वहां पे इनका साथ दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है नेतृत्व परिवर्तन के अंदर कि राजा राम की मृत्यु के बाद में भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। लेकिन भतीजे चूड़ामन के विरुद्ध फिर बिशन सिंह आया था, कछवाहा वंश का बिशन सिंह, जिसने मुगलों की तरफ से संघर्ष करते हुए चूड़ामन के विद्रोह को दबाया था। ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो चूड़ामन के बारे में अब पढ़ते हैं।
स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, यानी कि भरतपुर के जाट राजवंश के अंदर जो सबसे पहला स्वतंत्र जाट राजा हुआ है वो हुआ है चूड़ामन। ठीक है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? चूड़ामन को माना गया। मुगलों से संघर्ष में देखो चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों पर धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया था। ठीक है, हिला दिया था भाई साहब चूड़ामन ने मुगलों को तो पूरी तरीके से। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना पहले यहाँ अपने मथुरा के थून वगैरह इन स्थानों पे कब्जा करते हैं और मथुरा और इसके आसपास, मथुरा डीग और इसके आसपास जाटों का बहुत जबरदस्त वर्चस्व रहा था। ठीक है, अब देखो दमन का प्रयास किया गया। मुगल सम्राट ने कछुआ नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब क्या हुआ कि बाद में जो राजा जय सिंह आया, कछुआ शासक जय सिंह बना, तो जय सिंह ने क्या है कि इनके भतीजे यहाँ पे आगे आएंगे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। ये अपन ने कछुआ वंश के अंदर भी पढ़ा था और उन्हें ब्रजराज की उपाधि दी थी। फिर उनको मिला लिया और चूड़ामन को जो है परेशान करने लगे और बाद में चूड़ामन कहते हैं कि चूड़ामन ने बाद में जो है मृत्यु का वरण कर लिया था, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में बदन सिंह शासक बनता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बदन सिंह शासक बनता है 1723 के अंदर, 1756 तक चला है। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। इसे जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी और कई सारी जागीरें दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने उपाधि दी है? जय सिंह ने उपाधि दी है। ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है आपसे। डीग का विकास किया इन्होंने। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया। सबसे पहले डीग पे प्रभाव स्थापित करने वाला कौन थे? बदन सिंह थे। वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया और डीग में सुंदर जल महल बनवाए, बाग बगीचे लगवाए। देखो, यदि डीग के महल पूछते हैं बदन सिंह आता है, लेकिन फिर ज्यादा जल महल किसके समय बने? तो सूरजमल जी के समय बने। सूरजमल जी जाट के समय बने हैं, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने भी बनवाया, सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचों का निर्माण करवाया है। अन्य दुर्गों के निर्माण के अंदर डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, बेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कर देना। अगला सवाल मुझे यहां से आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के, इन किलों के नाम पूछ सकते हैं भाई साहब, ये यहां से सवाल बनता दिख रहा है। नीति और राज्य विस्तार के अंदर देखे तो बदन सिंह के एक शांति प्रिय शासक थे। उन्होंने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, कछवा शासक जय सिंह से मैत्री कर ली और इनसे मैत्री करके और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। जब ये किले विले इन्होंने बनाए और साम्राज्य के विस्तार किया है। 1756 में डीग में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में डीग में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते। महाराजा सूरजमल जाट, परिचय देखें। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के पुत्र थे। बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण कराया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, खेमकरण जाट की ढाणी थी। किसकी थी? खेमकरण की ढाणी। खेमकरण की कच्ची गढ़ी कहते हैं, ढाणी तो क्या, कच्ची गढ़ी। ये का ये ध्यान रखना है, इससे प्रश्न बन चुका है। कच्ची गढ़ी थी और ये बताते भी हैं यहाँ पे जो है भरतपुर का किला बनाया है सूरजमल जाट ने, सूरजमल जी ने बनाया है, तो ये ध्यान रखना है। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बना दिया। इन्होंने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया है, ये भी ध्यान रखना है। सैन्य अभियान देखें यदि तो जयपुर उत्तराधिकारी युद्ध जो 1743 से 1750 तक चला, ईश्वरी सिंह की मृत्यु तक। जयपुर की गद्दी के लिए हुए इस युद्ध में सूरजमल ने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न बनता हुआ दिख रहा है भाई साहब कि इन्होंने किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। मराठों के साथ संघर्ष देखिए, ये अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अब देखो अहमद शाह अब्दाली की बात आ रही है, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध की बात आएगी। पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में जब सदाशिव भाऊ वहां से मराठा सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पे उनको ध्यान आता है कि वहां पे भरतपुर के राजा सूरजमल जी से हमें सहायता मिल सकती है। सूरजमल जी ने सहायता दी। जब इसके पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई तो 50,000 मराठाओं ने सूरजमल जी के यहाँ पे शरण ली थी और इन्होंने कहा था, अहमद शाह अब्दाली और इन्होंने, कि इन्हें मुझे सौंप दो, लेकिन इन्होंने नहीं सौंपा था, जिससे अहमद शाह अब्दाली इनसे बहुत खफा हुआ था। लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं सौंपा था, जिसकी इतिहासकार बहुत प्रशंसा करते हैं जिस काम की। ठीक है, मराठा सेनानायक सदाशिव भाऊ के व्यवहार से बाद में खिन्न हुए थे
और ये वापस भरतपुर लौट आए थे। इनका व्यवहार, सदाशिव भाऊ का व्यवहार ठीक नहीं था, फिर ये वापस भरतपुर भी लौट आए थे। मराठों को शरण दी थी। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण दी एवं सहायता दी थी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 50,000 मराठों को शरण दी थी, तो ये ध्यान रखोगे। राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा किया था इन्होंने, स्क्रीनशॉट लो। देखो, मृत्यु और शत्रुओं में खौफ, भाई इनके नाम से जो है जूझते थे शत्रु सारे के सारे। मृत्यु इनकी 1763 में होती है। रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। और प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया देखो, इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। कौन था? नजीब खान। नजीब खान ने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। पहले भाई पता किया कि वास्तव में मृत्यु हो गई कि नहीं हुई। भाई सूरजमल जैसा क्या नजीब खान के मतलब टेके टूटते थे कि भाई वास्तव में मृत्यु हुई कि नहीं। जैसे चंद्रशेखर आजाद को भी जो है चेक किया था बहुत समय तक कि वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई नहीं हुई, वैसे वैसे सूरजमल की इनकी भी जो है मृत्यु की पुष्टि की पहले। यह घटना सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतिहासकारों के कथन देखो, कालिका रंजन कानून को क्या कहता है? कानून को के अनुसार महाराज सूरजमल के बारे में इन्होंने लिखा है कि उनमें अपनी जाति के सभी गुण यानी कि शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके बारे में कहा है? महाराजा सूरजमल जाट के बारे में। फोटो देख सकते हो, फोटो से यहाँ पे आप जैसे नेट पे सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि महाराजा सूरजमल जाट कितने यशस्वी शासक रहे होंगे, कितने बलशाली। ये देखो, ये वाला इंसिडेंट ही बताता है इनकी शूरवीरता का उदाहरण है ये। ले स्क्रीनशॉट। चलो करौली का यादव वंश, उत्पत्ति देखें। वंश का संबंध करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, करौली का राजवंश मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित है। यहां से आने वाले समय प्रश्न देखने को मिलेगा। ये अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, क्योंकि क्या है? यदुवंशी। क्या कहते हैं? यदुवंशी। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे, तो इसलिए ये जोड़ते हैं। स्थापना देखिए, करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की है? विजयपाल ने की है। प्रथम राजधानी विजयपाल ने बयाना को प्रथम राजधानी बनाई। अब देखो, डायरेक्ट आ जाए और आपने थोड़ा भी ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्या करौली करके आते हो, लेकिन करौली बाद में राजधानी बनी थी। सबसे पहले राजधानी बयाना को बनाई है और बयाना को विजयपाल ने बनाई है। फिर देखो, अर्जुन पाल के बारे में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। इसने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर बसाया और यही कल्याणपुर बाद में करौली कहलाया। इसी कल्याणपुर को वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। इस कल्याणपुर यानी कि करौली को बसाने वाले कौन है? अर्जुन पाल है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बसाने वाले ये है लेकिन राजधानी बनाने वाले ये नहीं है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो, धर्मपाल द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। इसने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाई। करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? ये है धर्मपाल। और बसाने वाले कौन है? अर्जुन पाल। गोपाल पाल, देखो इसने करौली में प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराजा हरबख्श पाल 1817 के अंदर क्या हुआ था? सहायक संधि हुई थी। करौली सहायक संधि करने वाला पहला रियासत थी। इसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, आज के पैटर्न को देखते हुए ये परीक्षा के अंदर छप सकती है आपके। डलहौजी का नाम ध्यान रखना, यहाँ पे नरसिंह पाल का नाम ध्यान रखना, मृत्यु कब हुई ये ध्यान रखना, और सिफारिश किससे की थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी, ये ध्यान रखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय की अनुमति नहीं दी। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिफारिश की लेकिन अनुमति नहीं दी। मदन पाल का टाइम पीरियड देखो 1854 से 1869, यानी कि 1857 की क्रांति याद आती है, जब कोटा के राम सिंह को बंदी बना दिया गया था। तो मदद किसने पहुंचाई थी? करौली के मदन पाल ने। तो ये वही मदन पाल है। 1.5 वर्ष तक चले लंबे विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का नया शासक बनाया गया और 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। ले स्क्रीनशॉट। फिर देखो, फिर आप लोगों के ध्यान रखना है परमार वंश। ठीक है, छोटे छोटे वंश दे रखे हैं, मैंने फिर भी नोट्स मेकिंग पैटर्न के अंदर आप लोगों को ये व्यवस्थित तरीके से मिल गया है आपको। बाकी
आप देखोगे आरबीएससी के अंदर तो 1.5 पेज के अंदर ये चारों राजवंश दे रखे हैं, ठीक है। फिर भी अपन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा। शाब्दिक अर्थ देखें तो परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला है। पर को मारने वाला, पराय को मारने वाला। प्रारंभिक क्षेत्र शुरुआत में परमारों का शासन आबू के आसपास रहा है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा है। शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत ही परमारों की राजनीतिक वृद्धि होती है। देखो पहले तो आबू और इसके आसपास, फिर मालवा के अंदर भी मालवा के परमार जाने जाते हैं, वागड़ के परमार जाने जाते हैं, तो परमारों का क्षेत्र भी बाद में काफी विस्तृत हुआ था। आबू के परमार स्थापना देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन चुका है, ठीक है। इस वंश की वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बना नहीं है लेकिन बनेगा प्रश्न। पड़ोसियों से संघर्ष में देखो, पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा है। और गुजरात के शासक देखो आबू के परमार है, ये आबू यानी माउंट आबू वाला क्षेत्र वगैरह इनके अंदर आता है, और गुजरात से संघर्ष चलता रहता है। गुजरात के जो चालुक्य थे, सोलंकी थे, वो आते रहते थे। तो गुजरात के आप मंदिर देखोगे ज्यादातर जैन मंदिर, तो वो चालुक्यों द्वारा निर्मित किए गए, यानी कि इनका जो है इंटरेक्शन होता रहता था। ले स्क्रीनशॉट। ठीक था, देखो धरनीवा का संघर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरनीवा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी थी। राष्ट्रकूट शासक धवल की शरण में चले गए थे। कुछ समय बाद धरनीवा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है। धारावर्ष यहाँ का एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ, और जिसके बारे में बताया भी गया है। यदि माउंट आबू जाते हो तो एक 3 भैंसों को एक तीर से भेदने के रूप में यहाँ प्रतीक भी वहां देखने को मिलता है। यह विक्रमदेव का प्रपौत्र था और आबू के परमारों का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था और सोलंकियों से मुक्ति, देखिए इसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका था, यानी कि उनकी अधीनता से मुक्त हो चुके थे। चौहानों से संबंध, इसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध बनाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ये जो आपके धारावर्ष शासक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमारों के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला के अंदर देखें परमारों के समय, तो देखो तेजपाल द्वारा मंदिर का निर्माण धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में कब हुआ है? धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के काल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। अब ये मंदिरों में अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेमिनाथ मंदिर और देलवाड़ा के जितने जैन मंदिर वगैरह वो सारे जो है भीमनसाई मंदिर, लुणवसाई मंदिर, ये सारे मंदिरों में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप फ्लो में ये चीज ध्यान में रखें। परमार सत्ता का अंत 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद में परमारों का अंत होता है। इसके साथ ही वहां परमारों के स्थान पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना हो गई थी, इसके राव लुम्बा के अधिकार कर लेने के बाद से। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लुम्बा कौन? जिसने सिरोही के अंदर अपने चौहानों की नींव रखी, ठीक है, चौहान राजवंश की नींव रखी। इसीलिए आप लोगों को जो चौहानों वाली पूरी वंशावली मैंने बताई थी, कौन सी शाखा कहां से प्रारंभ हो रही है, ये चीज ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक था ब्रो, इंगे साथ ही आपने जो है जो पहला चैप्टर है, नहीं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, उसके अंदर जो राजवंश दे रखे हैं वहां तक अपन ने राजवंश तक पूरा पढ़ा है। अब देखो आगे ये जो पार्ट है ये बहुत जबरदस्त है। इसमें आगे 2 क्लास और इसी चैप्टर की आने वाली है। इस चैप्टर के अंदर आगे जो 2 क्लास है उसमें उत्तराधिकारी संघर्ष बहुत बढ़िया तरीके से दे रखे हैं और वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष से संबंधित और जो बचा हुआ है 2 क्लास कुल मिला के और आएगी इस चैप्टर की। उसके बाद में ये पहला बहुत बड़ा शानदार चैप्टर आप लोगों के पूरा हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से राजस्थान के इतिहास का बहुत शानदार आप लोगों के रिवीजन हो गया। जो फ्रेश पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के बेस क्लियर हो गया और आप लोगों का मेन चीज की आरबीएससी का भय दूर होता चला जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड चैप्टर, जब 10वीं की किताब आप लोगों के अपन ये आरबीएससी क्लासेस के माध्यम से पूरी पढ़ लेंगे ना, 10वीं की, सिर्फ 10वीं की किताब पढ़ लेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखना उसके बाद में कि कितना जबरदस्त तरीके से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अरे आप लोग चाहे कांस्टेबल दो, सीईटी दो, रीट दो या कोई भी परीक्षा आरएस तक दो, ये बैच और ये क्लासेस सबके लिए हैं, क्योंकि बच्चे बार बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं, गुरुजी हमारे स्कूल व्याख्याता में काम आएगी क्या? और तेरे अगर राजस्थान जीके दियोड़ो है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, तो बिम सब में काम आए। बिम महाराज ने पूछने रो ही काम नहीं है या मन पूछने काम नहीं है, गुरुजी काम आए, मारे काम आए। कई जना पूछ ले गुरुजी
मारे जो कोई है वन पाल रो एग्जाम देनो बीम काम आई गए, राजस्थान जी के जिम दियोड़ो एटाबर बीम सब में काम आनी है, अपन की नहीं पूछनो है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे स्पेशल सिलेबस के अंदर ये चैप्टर नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर नहीं हो, तो उसे भले आप एक बार स्किप कर सकते हो। बाकी मैं समझता हूँ आधे पौने घंटे की क्लास आती है, देख लोगे तो कोई घटना नहीं है, ठीक है, कुछ भी घटना नहीं। पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए क्लास कम से कम देख लिया करो। जो ये मेरे शब्द आप लोगों के कानों में पड़ेंगे वो वहां एग्जाम हॉल में आप लोगों के कानों में गूंजने लगेंगे। जब सवाल सामने आएगा तब वहां पे आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये तो बहुत जबरदस्त और काम की क्लासें थी, ठीक है। तो इसलिए क्लासें, और चिंता क्यों कर, अब कहीं पैसे लगते हो ना चीज पढ़ने के, या कहीं वैसे भी आप लोगों को इंटरनेट का डेटा तो आप ऐसे ही जो है सोशल मीडिया पे खर्च कर देते हो फालतू की चीजें देखने में, इससे बढ़िया काम की चीजें देख रहे हो ना। कहीं पैसे लग रहे हो वो तो बात अलग है, यहाँ तो सीधा सीधा आप लोगों को शुद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। बढ़िया क्लास देखनी है, पेन चला लो, नोट्स बना लो तो और भी बढ़िया, नहीं तो सुन भी लो ना अगर, तो भी फायदा ही है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।